अस्सलामुअलैकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ फिर से एक और वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा जो ई कैट का फर्स्ट मॉक टेस्ट हुआ था उसकी हम डिस्कशन करेंगे अपनी इस आज की वीडियो में। तो डिस्कशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी अगर मैं 100 एमसीक्यूज के एक साथ करूँ, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। यानी एक पोर्शन में हम सिर्फ फिजिक्स कवर करेंगे, एक पोर्शन में हम सिर्फ पार्ट्स में क्या दें, एक पार्ट में हम केमिस्ट्री की डिस्कस कर रहे होंगे और एक पार्ट में हम मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री के साथ हम इंग्लिश को भी इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ ज़्यादा डिस्कस करने के लिए होगा नहीं। स्ट्रेट पॉइंट्स हैं, बुक की लाइंस हैं, एमसीक्यूज ऐसे होते हैं, तो वो इसलिए मसला नहीं है। तो फिजिक्स और मैथ में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। और एक और चीज़, पहले की तरह मैं स्लाइड पे ही ज़्यादातर सॉल्यूशन करने के बजाय मैं आपको सॉल्यूशन एक सॉफ्टवेयर और है यहाँ पे इस स्क्रीन पे मैं आपको सॉरी करके दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि नई चीज़ कर रहे हैं और प्रॉपर सॉल्यूशन मैं अब लिखा हुआ नहीं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, मैं बाकायदा करके दिखा रहा हूँ। तो इस वजह से भी थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं पूरा सॉल्यूशन मिले तो आप पूरी वीडियो देखिए, बाकी आपकी मर्जी, अगर नहीं भी देखना चाहें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ई कैट मॉक टेस्ट 1 है, सॉल्यूशन उसका फिजिक्स क्वेश्चन आ गया सबसे पहले हमारे पास। अब उसके एमसीक्यू से पहले हम खोल लेते हैं एक ही दफ़ा। ठीक है, 3 एमसीक्यूज आपके सामने है स्क्रीन पे इस वक्त। तो सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन, रिवर्स का वर्ड सुनते ही एडिशन का रिवर्स सब्ट्रैक्शन को ले लेते हैं। वेक्टर्स के केस में ऐसा नहीं हो रहा होता। जो रिवर्स प्रोसेस है ना वेक्टर एडिशन का, वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ऑप्शन हमारे पास दिए हुए थे सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो नन ऑफ दीज होगा। सब्ट्रैक्शन अगर किसी ने लगाया है तो वो गलत है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। आई थिंक ये बुक में लिखा भी हुआ है। क्वेश्चन 2 है, अ बुलेट इज फायर्ड विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल यहाँ पे 30 डिग्री, थीटा यहाँ पे 30 डिग्री दे दिया है। वेलोसिटी आपको दे दी है 196 मीटर पर सेकंड। फॉर हाउ मच टाइम विल बुलेट रिमेन इन स्पेस। अब टाइम पूछ रहा है, चैप्टर 3 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। वहाँ पे जो हमने टाइम वाला प्रोजेक्टाइल मोशंस वाला चैप्टर किया हुआ है, वहाँ पे टाइम वाला जो फार्मूला है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो टाइम का फार्मूला क्या है, t is equal to 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाई g। ठीक है, अब साइन थीटा साइन 30 है तो वो भी 2 ही आ जाता है, तो 2 से 2 डायरेक्ट मैंने यानी कि यहाँ पे मैं चलो वैल्यू पुट करके दिखा देता हूँ। 196 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 जो है वो हमें पता है 1/2 होता है। ठीक है, और g को मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ अप्रोक्सीमेशन के लिए। 2 तो साइन 30 के साथ ही कैंसिल हो गया क्योंकि साइन 30 की जो वैल्यू है वो 1/2 होगी। तो 1/2 यहाँ पे 2 नीचे आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए मैंने वो डायरेक्ट ही ऊपर से उड़ा दिया। अब मैं 196 को अगर 10 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 19.6, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 20 के। तो हमारे पास ऑप्शन में सी ऑप्शन है 22, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। अब अप्रोक्सीमेशन मुझे यहाँ पे क्यों करनी पड़ रही है, इसमें भी आप लोगों को कंफ्यूजन आई होगी। अप्रोक्सीमेशन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे टी की वैल्यू जो है, सॉरी जी की वैल्यू जो है 10 ली है। 9.8 लेता तो मेरे पास एग्जैक्ट 20 ही आंसर आ रहा होता। लेकिन मैंने अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने इस तरह किया है। तो आप कैलकुलेशन इजी करने के लिए इस तरह के काम कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से फिर आपको जवाब ढूंढना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बॉल पेन फंक्शंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सरफेस टेंशन के प्रिंसिपल पे काम करती है। जो बॉल पॉइंट होता है उसकी जो निब होती है, पॉइंट होता है, उसके ऊपर एक छोटी सी बॉल लगी हुई होती है। उस बॉल के ऊपर जो इंक स्प्रेड कर रही होती है वो सरफेस टेंशन की वजह से स्प्रेड कर रही होती है। इसलिए बॉल पेन जो है वो फंक्शन करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन डायग्राम से रिलेटेड आ गया था। डायग्राम शोज बिलो टू वेव्स ए एंड बी, द फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज। अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आई होगी। अगर कोई वेव यहाँ से स्टार्ट होती है, फॉर एग्जांपल अपर पॉइंट से स्टार्ट होती है, तो उस हिसाब से अगर मैं लोअर और अपर का डिफरेंस देखूं, यानी कि यहाँ पे अगर मैं इसे सी का नाम दे देता हूँ, तो सी और ए का डिफरेंस देखो तो 90 होगा। अब यहाँ पे ये जो एक पॉइंट जो बी वेव है वो नीचे से शुरू हो रही है, यानी अगर ये पॉजिटिव पॉइंट था तो बी जो है नेगेटिव पॉइंट से शुरू हो रही है। तो इस हिसाब से ए के साथ इसका डिफरेंस 90 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, अब ऊपर के बजाय नीचे से शुरू हो रही है। अगर मैं यही वेव यहाँ से शुरू कर देता
तो क्लैरिटी होती है। अब यहाँ पे जब आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पे इस दोनों पॉइंट्स को देख के आपको कंफ्यूजन आई होगी कि दोनों पॉइंट सेम ही पोजीशन से स्टार्ट हो रही है। ये सेम पोजीशन से स्टार्ट नहीं हो रही है, ये मेरे पास रेफरेंस पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट जो है रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस लाइन है मेरे पास। तो रेफरेंस लाइन के हिसाब से वो रेफरेंस लाइन से नीचे से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे फेस डिफरेंस जो है दोनों के दरमियान 90 डिग्री का होगा, 0 डिग्री का नहीं होगा। अगर किसी ने 0 लगाया हुआ है तो वो गलत है, करेक्शन इसकी कर लें और थोड़ा सा देख लें। और मैंने आपको सी के हवाले से भी बता दिया, अगर इन केस दोबारा पेपर में किसी लिहाज से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद है MCQs नंबर 5, द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोटोन। फोटोन्स फोटोन नहीं है, फोटोन्स क्या वो आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमें इसके दिमाग में रिलेशन रखने होंगे जो फोटोन के हैं, फोटोन का अगर फ्रीक्वेंसी के साथ मैं रिलेशन देखूं तो होता है एच एफ, ठीक है। मोमेंटम जो है इक्वल टू होता है, ये एम वी कह दे, मोमेंटम की फॉर्म में लिख दे तो एच वी के एच एफ के इक्वल होता है। तो यहाँ पे तो पता चला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी का भी रिलेशन सेम ही होता है तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैथ का कोई रिलेशन नहीं, मैथ के साथ चेंज नहीं हो रही होती। तो वेवलेंथ जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जिसके साथ इनवर्स रिलेशन होता है मोमेंटम का फोटोन के। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ बाइसाइकिल एंड इट्स राइडर हैव अ कंबाइंड मास ऑफ 80 किलोग्राम्स एंड अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। अच्छा, जब अब देखें तकरीबन 2.5 लाइनों का ये क्वेश्चन है तो इसे पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले आप ऐसी देखें, चीज़ें देखें, मास है 80 किलोग्राम्स है, स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड है और मैग्नीट्यूड क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स पूछ रहा है और टाइम कितना है स्टॉप करने के लिए 4 सेकंड्स। अब ये चीज़ें देखें, अब क्वेश्चन पूरा पढ़ने की बजाय सिर्फ ये चीज़ें देख के माइंड में कोई फार्मूला है जिसमें ये सब कुछ आता हो और उसी से करना शुरू कर दें। अगर हम क्वेश्चन पूरा पढ़ने की हमें तब ज़रूरत पेश आएगी जब हमें इन चीज़ों का ना पता हो, ठीक है। जो चीज़ें दी हुई हैं या क्लैरिटी ना हो रही हो ना मुझे डाटा से, गिवन डाटा से, फिर मुझे क्वेश्चन पूरा पढ़ने की समझने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप क्वेश्चन सिंपली वैल्यूज देखें और उससे आपको अंदाजा होता हो कोई फार्मूला लगता है तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो उसने सिचुएशन दे दी है उस सिचुएशन के हिसाब से मैं जाऊँ तो उसने मुझे क्या क्या चीज़ दी हुई है, मैथ दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद टाइम दिया हुआ है, उसके बाद उसने मुझे वेलोसिटी दी हुई है। अब मैं एक रिलेशन बनाना चाह रहा हूँ, मुझे पता है कि फोर्स इक्वल टू होती है एम ए और ए जो है वो इक्वल टू होता है वी बाई टी के। अब मुझे फोर्स चाहिए, एवरेज फोर्स पूछ रहा है तो मेरे पास ये तीनों चीजें दी हुई हैं, मैंने इन तीनों चीजें की सिंपली वैल्यू पुट करने मेरे पास आंसर आ जाएगा। एक लिहाज से मैंने ये खुद फार्मूला बना लिया, यानी कि ये है नहीं, वैसे तो होगा कहीं ना कहीं बुक में, लेकिन इस वक्त के लिए मैंने इसे अपनी तरफ से बना लिया। तो अगर मैं वैल्यूज अब पुट करूं तो वैल्यू क्या थी मैथ्स की, 80 किलोग्राम थी, 80 मल्टीप्लाई बाय मेरे पास स्पीड जो है वो है 6 और टाइम जो है वो है 4 सेकेंड्स, ये आ जाएगा 2120 न्यूटन, ठीक है। ये मेरे पास आंसर है मेरा। अब यहाँ पे उसने 120 न्यूटन नहीं दिया हुआ तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार जो मेरा आंसर आ रहा है वो तो यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ। असल में उसने दिया हुआ है, उसने थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए उसे पावर के फॉर्म में दे दिया। 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² जो है ये 120 के इक्वल ही बन जाता है, तो हमारा यही करेक्ट आंसर है। जैसे मैं बगैर क्वेश्चन को पूरा पढ़े, क्वेश्चन को समझे बगैर मैंने कर दिया है कि मैंने कैसे किया है, मैंने सिर्फ गिवन डाटा को देखा है और उसकी बेस पे अपने फार्मूला ड्राइव कर लिया, फार्मूला बना लिया, फार्मूला लिख लिया और मेरा काम हो गया। तो पूरा क्वेश्चन बड़े बड़े स्टेटमेंट्स को बाद में पढ़े बगैर भी कर सकते हैं इस तरह अगर आप अप्रोच लगा रहे हो तो। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहते हैं अ चाइल्ड डज 0.20 जूल्स ऑफ वर्क। अब यहाँ पे आपको उसने वर्क दे दिया है, ठीक है, वो क्या है 0.2 जूल टू कंप्रेस अ स्प्रिंग इन अ पॉपअप टॉय। एक पॉपअप टॉय है जो मतलब कि स्प्रिंग वाला है, जब उसे घुमाते हैं तो वो अंदर चले जाता है और जब उसे अचानक को बटन प्रेस करते होंगे तो वो बाहर अचानक आता होगा, जैसे वो जोकर वाली एक होता है टॉय, देखा ही होगा आप लोगों ने। इफ द मास ऑफ द टॉय इज 0.010 kg, यानी कि 0.01 किलोग्राम लिखा, सिंपली कहते हैं, अगर जीरो आगे वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट दैट टॉय कैन रीच आफ्टर द स्प्रिंग इज रिलीज्ड। अब मैक्सिमम वर्टिकल हाइट पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने क्वेश्चन को पूरा समझने की बजाय मैं सिंपली अपने काम की तरफ आता हूँ। अब मेरे पास जो क्वेश्चन में चीजें दी हुई हैं पहले मुझे उन्हें माइंड में रखना है। मेरे पास W गिवन है,
उसके साथ साथ मेरे पास क्या चीज़ गिवन है वहाँ पे, W के साथ साथ मेरे पास मैस गिवन है, ठीक है। तो मुझे पता है कि द वर्क डन जो होता है इक्वल टू होता है W इज इक्वल टू F डॉट डी। आमतौर पे एक जनरल एग्जाम्पशन में देख लेते हैं। अब F तो मेरे पास है नहीं, तो मैं से सिंपली M G और D की जगह यहाँ पे H होगा, क्योंकि वो पूछ रहा है कि हाइट कितनी तक जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये चीज़ फाइंड करनी है, मेरे पास ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और ये मुझे वैसे ही पता है। तो सिंपली क्या आ जाएगा, 0.20 डिवाइडेड बाई 0.01 मल्टीप्लाई 10, ये चीज़ बन जाएगी। अगर मैंने वैल्यू सी पुट की हुई है तो मसला नहीं होगा इसमें कोई, ठीक है। अब सिंपली इसे ख़त्म आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो मैं अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखूँ, क्या मसला आ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट्स ख़त्म करके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। 0.20 आ जाएगा। अब इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 0.1 बन जाएगा। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो सिंपली 2/1 आंसर आ रहा होगा, यानी कि मेरे पास आंसर बन गया है 2। अब यूनिट के हिसाब से देखेंगे तो 2 मीटर है यहाँ पे, तो 2 मीटर ही मेरा सॉल्यूशन आ रहा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। A monochromatic beam of light passes obliquely from flint glass into air. How do you characteristics of the beam light? ये सिंपल है, मतलब एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये याद रखना कि जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही होगी, ये नॉर्मल से बेंड अवे हो रही होगी। ये उसकी करेक्टरिस्टिक है और ये याद होनी चाहिए आप लोगों को। Question number 9 है, a satellite orbits the earth of radius r with velocity v. If the radius of the orbit is double, then what is the new velocity? ठीक है, तो हमें पहले फार्मूला पता होना चाहिए इसका। उससे पहले तो हमें ये चीज़ें रेस करनी पड़ेंगी। बड़ा मसले वाला काम है ये, तो बोर्ड यूज़ करना आसान काम नहीं है। अच्छा जी, अब हमें वेलोसिटी और रेडियस का पहले तो रिलेशन पता होना चाहिए। हमें पता है कि वेलोसिटी जो है किसी भी सैटेलाइट की, वो किससे दी जाती है, v इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर अंडर स्क्वायर, ठीक है, इससे दी जाती है। अब g और m तो यहाँ पे कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स है और मास ऑफ अर्थ है, तो ये दोनों की वैल्यू जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो मेरा v का रिलेशन बन गया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट r के साथ। अब वो कहता है यहाँ पे अगर उसने इस केस में r को डबल कर दिया, ठीक है, तो अगर मैं r को यहाँ पे 2r कर दूंगा तो ये मेरे पास v डैश जो है वो आ जाएगा 1/√2 और सिंपली v के, तो यहाँ आ जाएगा v/√2 के। ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखते हैं ये वहाँ पे मौजूद है कि नहीं। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो यही है, v अंडर√2, तो बी ही मेरा करेक्ट आंसर होगा इस केस में। अच्छा, पहले लिखे हैं। क्वेश्चन 10 है, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द लेंस कैन बी इम्प्रूव्ड बाय इंक्रीजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। रिजॉल्विंग पावर ऑफ लेंस की बात हो रही है, माइक्रोस्कोप और लेंस में डिफरेंस है, ठीक है ना। ये चीज़ माइंड में रखिएगा, रिजॉल्विंग पावर में डिफरेंस है, उनके फार्मूलाज में डिफरेंस है, उनके रिलेशंस में डिफरेंस है। तो जो रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला है इन केस ऑफ लेंस, ये वैसे मेरे नोट्स में भी था, लेक्चर में भी था, अगर आप लोगों ने चैप्टर 10 का लेक्चर देखा हो तो वहाँ पे था d डिवाइडेड बाई 1/2 लैम्डा। अब यहाँ पे कह रहा है रिजॉल्विंग पावर ऑफ द लेंस कैन बी इम्प्रूव्ड बाय इंक्रीजिंग। अब इंक्रीज का पूछ रहा है, तो r का डायरेक्ट रिलेशन है d के साथ, डायमीटर के साथ। तो अगर डायमीटर इंक्रीज होगा तो उसकी रिजॉल्विंग पावर भी इंक्रीज हो रही होगी। वेवलेंथ के साथ रिलेशन है लेकिन इनवर्स है, तो यानी कि उससे इंक्रीज करेंगे वेवलेंथ को तो रिजॉल्विंग पावर कम हो रही होगी। Question number 11 है, a sound wave has wavelength of 5.5 meter and it's travels through air at STP with speed of 330 per meter per second. What is the wavelength of the sound
इन द मीडियम वेव इट्स स्पीड इज 1324 मीटर पर सेकंड। तो ये थोड़ा सा लेंथी है, डायरेक्ट चलते हैं काम की तरफ ही, मतलब लेंथी आसान है, थोड़ा सा बस लेंथी है, मुश्किल नहीं है। उससे ज़्यादा मुश्किल काम ना ये बोर्ड साफ करने वाला है, जो कि बार बार करना पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, पेन टूल भी साथ ही सेलेक्ट करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन जो उसने दिया हुआ है उसमें कुछ गिवन डाटा है। अब उस डाटा की मदद से सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा फार्मूला, क्योंकि मेरे पास v गिवन है, लैम्डा भी गिवन है फर्स्ट केस में, तो मुझे f फाइंड करनी होगी। तो v क्या है, 3330 डिवाइडेड बाय 5.5 इक्वल टू f आ जाएगा। अगर इससे करेंगे तो f आ जाएगा 60 हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी दोनों केसेस में सेम रह रही होगी, ठीक है। अब दोबारा यही फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि अब आपसे उसने पूछा क्या है, वेवलेंथ पूछ रहा है साउंड वेव की मीडियम में, तो मीडियम के लिए भी फार्मूला तो यही यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब आपके पास स्पीड भी दी हुई है मीडियम में, वो है 1324 डिवाइडेड बाई 60 आ जाएगा, और हम यहाँ से लैम्डा फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, इसे सिंप्लीफाई करें तो तकरीबन 22 मीटर आती है, 22.07 मीटर आती है, ठीक है, जो कि 22 ही अप्रोक्सीमेटली बन जाती है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है 22 मीटर होगी, यानी कि उसके मीडियम में जो वेवलेंथ है वो 22 मीटर होगी। द इजेक्शन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम अ न्यूक्लियस रिजल्ट्स इन, जब भी एक अल्फा पार्टिकल किसी भी न्यूक्लियस से निकल रहा होता है तो उस पर जो चेंज आ रहा होता है, उसका मास जो डिक्रीज हो रहा होता है वो बाई 4 डिक्रीज हो रहा होता है, और एटॉमिक नंबर बाई 2 डिक्रीज हो रहा होता है, यानी समझ लो एक हीलियम निकल रहा होता है उसमें से। तो आर डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर बाई 1, तो ये तो गलत हो गया, अभी मैंने बताया 2 के साथ होता है। एंड इंक्रीज इन एटॉमिक मास बाई 4, ये भी गलत है, मैंने भी बताया डिक्रीज होता है। अ डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर बाई 2, ये ठीक है, हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर यहाँ पे अल्फा की जगह बीटा पार्टिकल होता तो अ डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर बाई 1 करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन चेंजेस द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट्स बाय 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, हाउ लॉन्ग डिड द फोर्स एक्ट ऑन इट। इसका फार्मूला मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी हो चैप्टर 3 का लेक्चर, उसमें इसका आंसर मौजूद था। तो इम्पल्स है यहाँ पे जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अच्छा, बाद दफा आपको ना यूनिट से भी पता चल सकता है कि क्या चीज़ है, ठीक है, अगर आपको भूल रही हो तो यूनिट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसके इक्वल बन रही होती है। तो इम्पल्स का फार्मूला यूज़ करेंगे, वो है अपना है एफ क्रॉस टी के। इम्पल्स जो है हमारे पास उसने यहाँ पे दी हुई है उसकी वैल्यू, और वो है 3, फोर्स हमारे पास उसने यहाँ पे दी हुई है 6, तो टाइम हमने बताना है, सिंपली इसे डिवाइड करेंगे 0.5 सेकेंड आ जाएगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी हुई थी तो आप लोगों को ये वाला कम से कम बड़े आराम से पता होना था। तो हमारे पास ऑप्शन डी है 0.5 सेकेंड, यानी कि फोर्स उस पर जो है 0.5 सेकेंड के लिए एक्ट कर रही होगी। ये बात वहाँ हाथ स्लिप हो जाती है तो इसलिए जो लाइन है ना ज़्यादा लंबी चौड़ी हो जाती है, तो उसके लिए माजरत है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ सर्टेन रेडियो न्यूक्लियाइड हैज हाफ लाइफ ऑफ 12 आवर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ न्यूक्लियाइड, द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, 2 डेज की बात है तो 48 आवर्स के बाद पूछता है कि उसकी अमाउंट कितनी रह जाएगी। वैसे तो इसके बुक में डेफिनेटली फार्मूला गिवन है, तो ये इससे फार्मूले से करने की ज़रूरत ही नहीं होती, सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है। आपके पास एक चीज़ है जो दी हुई है, आपको समझ ले 1 ग्राम कह रहे हैं, 1 किलोग्राम कह दे, 1000 किलोग्राम कह दे, तो उस हिसाब से आपने करना कैसे होता है वो आपके समय आपको बताता हूँ, एक डायरेक्ट मेथड जो होता है, मेरे को पता ही होगा वैसे आप लोगों को। अब 12 आवर्स उसकी हाफ लाइफ है, यानी कि 12 घंटे के बाद उसकी जो क्वांटिटी है वो हाफ हो जाएगी। हाफ लाइफ का ये मतलब है कि जितनी मौजूद है उसमें से हाफ ज़ाया हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, गुम हो जाएगी, कहीं और डिस्पर्स हो जाएगी। अगर कोई खाने वाली चीज़ है तो कोई खा जाएगा, बाकी बच जाएगी 0.5 ग्राम। इसी तरह अब 2 डेज में तो 48 आवर्स होते हैं, तो हमें 48 आवर्स तक जाना है, तो 24 आवर्स के बाद हमारे पास उसकी अमाउंट रह जाएगी 0.250 ग्राम। अगर 36 आवर्स के बाद देखें तो वो हमारे पास रह जाएगी 0.125 ग्राम।
अगर इसी तरह 48 आवर्स के बाद देखिए, जैसे कि उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ, तो ये रह जाएगी 0.0625 ग्राम्स। सिंपली किया क्या है, आप 2 पे डिवाइड करते जा रहे हैं। पहले 1 था, उसे 2 पे डिवाइड किया, जो आंसर आया 0.5 आया, उसे 2 पे डिवाइड किया, फिर 0.205 आया, 250 आया, तो उसे फिर 2 पे डिवाइड करो। इस तरह 2 पे डिवाइड करते करते आपके पास सोल्यूशन आ जाता है। यहाँ पे हमसे फोर्थ हाफ लाइफ तक पूछ रहे हैं, तो 0.0625 है। अगर आपसे ये पूछ ले, अब इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बना रहा हूँ, अब पूछ रहा है कि अमाउंट लेफ्ट है, ठीक है। अब ये पूछ रहे कि अमाउंट कितनी, मतलब कि उस हाफ लाइफ के दौरान खत्म हो चुकी है, वेस्ट हो चुकी है, जो भी हुआ उसके साथ। तो अगर आपने वो बताना हो, तो आप 1 ग्राम में से ये माइनस करेंगे, जो भी आपके पास आंसर आएगा, इतनी अमाउंट जो है वो उस वक्त मतलब डिके हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। Question 15 has specific heats of a gas at constant pressure and constant volume are respectively Cp and Cv, तो उनका रिलेशनशिप पूछ रहा है। अब देखें, स्पेसिफिक हीट, अगर कोई भी गैस है उसे आप गर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं, तो उसे आप जितनी भी हीट देंगे उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसने खुद बता दिया। इसका मतलब है कि कोई भी एक्सटर्नल वर्क डन नहीं हो रहा होगा, जितनी भी हीट सप्लाई कर रहे होंगे वो उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रही होगी। जबकि कांस्टेंट प्रेशर का जो केस है, उसमें कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई हो रहा है, लेकिन वो एक्सपैंड जरूर करेगी, वॉल्यूम उसका जरूर इंक्रीज हो रहा होगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा, तो जो उसमें कोई ना कोई वर्क डन हो रहा होगा प्रेशर के अगेंस्ट, क्योंकि ऊपर जब जाएगा तो प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करके ऊपर जा रहा होगा, तो इसमें जो है कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा होता है। तो इसी वजह से Cp जो है वो Cv से ज़्यादा होती है, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो ज़्यादा होती है किसी भी गैस की देन Cv। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर इज, अब कन्वेक्स मिरर से फिर से मैं बता दूं, लेंस और मिरर्स में ध्यान रखना है, ये कंफ्यूज कर देती हैं, गलतियां हो सकती हैं। वैसे मैंने अपने लेक्चर में कन्वेक्स मिरर और लेंस दोनों के हिसाब से इमेजेस के बारे में बताया हुआ है। अब जब भी कन्वेक्स मिरर से कोई बनता है ना इमेज, वो हमेशा वर्चुअल होता है, अपराइट होता है और रिड्यूस्ड इन साइज होता है। अब यहाँ पे उसने दो ऑप्शन, पहला ए और बी में रियल रियल दिया, अब मैंने बताया वर्चुअल है, तो ये दोनों तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो गए। सी और डी, अब सी में कहता है स्मॉल है, जो कि एक लिहाज से ठीक है, लेकिन डी में कहता है वर्चुअल है और एनलार्ज है। अब वर्चुअल तो होता है लेकिन एनलार्ज नहीं होता, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे सिर्फ सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। A device operating at a potential difference of 1.5 volts draws a current of 0.20 ampere. How much energy is used by the device in 60 seconds? अच्छा, ये फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं आप लोग, अगर आप लोगों ने वैसे पढ़ा हुआ है कहीं पे तो ठीक है, अच्छी बात है, ड्राइव भी कर सकते हैं। हीट का फार्मूला आप लोगों ने आई थिंक चैप्टर नंबर 13 या सेकेंड ईयर के हिसाब से देखें तो चैप्टर नंबर 2 में देखा होगा, वहाँ पे ना एक हीट का फार्मूला, हीट डिसिपेशन का फार्मूला दिया हुआ है, उसी फार्मूले को मैंने चेंज करके ये फार्मूला बनाया हुआ है। अगर आपको डायरेक्ट पता है, अगर देखने में लग रहा हो मेरे वाला गलत है या कुछ भी, मैंने ये चेंज किया, मॉडिफाई किया, हो सकता है बुक में डायरेक्ट हो, मुझे नहीं हो याद, तो मैंने ये फार्मूला एक बनाया हुआ है, तो इस फार्मूले की मदद से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी जो है डिवाइस ऑपरेटिंग एट अ पोटेंशियल डिफरेंस, V की वैल्यू दी हुई है 1.5 वोल्ट्स, करंट की दी हुई है 0.2 एम्पेयर और टाइम भी दिया हुआ है 60 सेकंड्स। एनर्जी पूछ रहा है, ये हीट डिसिपेशन पूछ रहा है, समझ लें। तो उस हिसाब से सॉल्व करेंगे, पॉइंट के साथ पॉइंट ख़त्म कर दें, तो नीचे भी 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी नीचे 10 आ जाएगा, जीरो से ये जीरो ख़त्म हो जाएगा। 15 मल्टीप्लाई बाई ये करते हैं 1, ये 5, 1 और आ गया 3, तो 3 को सिंपली 6 से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास 18 आंसर आ रहा होगा, और यूनिट क्या होगा, जूल, क्योंकि एनर्जी की बात हो रही है। तो वहाँ पे हम आप जाके देखते हैं कि ऑप्शन में कोई मौजूद है, ये 18 जूल, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये फार्मूला मैंने वैसे जो बनाया जो है ना, ये एक हीट का ही फार्मूला है। अब मुझे माइंड में इस वक्त थोड़ा सा जो याद है मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वहाँ पे कुछ करके है ये, आई थिंक वी स्केयर टी कुछ करके, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ इस तरह करके है, बुक में है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, अब इस वक्त मेरे माइंड में नहीं आ रहा। मैंने उसे ड्राइव करके ये बना के रखा हुआ था, इसलिए मुझे अभी माइंड में
क्वेश्चन 18 है अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैज काइनेटिक एनर्जी हाफ 100 जूल। काइनेटिक एनर्जी हमें दी हुई है, मोमेंटम p इज इक्वल टू 50 किलोग्राम पर सेकेंड। कहता है व्हाट इज इट्स मास। अब मास पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम सेम कब होता है ये मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर में। अब यहाँ पे उसने उसी उसी हम केस को अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से हो सकता है ये, सिंपल डायरेक्ट, दो मेथड दिमाग में रखने वाली चीजें। हम सिंपल एडॉप्शन करते हैं जिससे एक आप लोगों को एटलीस्ट अंदाजा भी हो जाए ज़्यादा और क्लैरिटी अच्छे से हो जाए। हमें उसने बताया हुआ है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम इक्वल टू जो होते हैं वो वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी वहाँ पे 1.4 समथिंग थी। ठीक है, तो उस पे होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है 1/2 हम लिख देते हैं सिंपली, सॉरी ठीक है, mv स्क्वायर, बल्कि इक्वल करना ही क्यों है, रुको मैं आपको दूसरे मेथड से ज़्यादा सिंपल ये वाला भूल जाओ। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये बन गया मेरे पास। अब मैंने क्या किया है, mv जो है, हाँ क्या मसला आ रहा है, एम वी स्केयर जो है इसे मैंने m से डिवाइड कर दिया और m से ही मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, या ना करो मल्टीप्लाई, ना करो, एक मिनट मैं और मेथड बता देता हूँ आपको। ठीक है, एम वी को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, पी वी स्केयर खत्म हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे k की वैल्यू दी हुई है, मोमेंटम की वैल्यू दी हुई है, मैंने v की लेनी है और वो मेरे पास यहाँ से आ जाएगी, जो कि v आ जाएगी यहाँ पे इस केस में 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं मैस। अब आप किन दोनों में से किसी में भी पुट कर दें तो उससे आपका मैथ्स आ सकता है। मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ p इज इक्वल टू एम वी, p है 50 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो मैथ्स आपके पास आ जाएगा, जो कि 12.5 किलोग्राम तक बन जाता है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मेथड से ना ये हो सकते हैं। आप ये वाली ही वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में पुट करके भी कर सकते हैं। मोमेंटम मैंने इसलिए किया कि ज़्यादा सिंपल था, ज़्यादा आसान था, तो वो वाला काम हमने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे 12.5 किलोग्राम है। किया क्या है हमने, मैं फिर से एक दफ़ा बता दूँ, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मुझे पता है। काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में एम वी स्केयर आता है और हमें पता है मोमेंटम इक्वल टू होते हैं एम वी के। तो वहाँ पे मैंने एक वी रहने दिया और एक एम वी को मोमेंटम के साथ लिख दिया। उससे मैंने वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड कर ली है और उस वेलोसिटी की मदद से हमने बाद में मैस फाइंड कर लिया है। अब एक जो मैं चीज़ अभी आपको बता रहा था कि जो मैंने अपने लेक्चर में पहले बताई हुई है 1.4 जिसका आंसर आता है, वो कब आता है, जब दोनों का मैस सेम हो तब वेलोसिटी आती है 1.4। अगर आपको ये कह देता यहाँ पे कि वेलोसिटी फाइंड करो, मैस दोनों का सेम है, तो तब आप वो डायरेक्ट मेथड से या डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते थे अगर आप लोगों ने वो देखा हुआ है। अब यहाँ पे उसने हमें वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया और पूछ रहा है मैस, यानी कि मैस हो सकता है दोनों का सेम हो और वेलोसिटी दोनों की सेम किस पॉइंट पे जाके बनेगी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मोमेंटम आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 19 है ऑन एटॉमिक लेवल एनर्जी एंड मैटर एग्जिबिट द प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पार्टिकल्स एंड वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करती हैं। अच्छा 18 में लगता है काफी कंफ्यूजन हो गई होगी, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो दोबारा पूछ सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन फॉर अ नॉर्मलाइज 25 सेंटीमीटर। ये काफी सालों से पेपरों में पहले तो आता रहा, आजकल का पता नहीं आता है कि नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 21 है इन डायोड्स द ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन। जो डायोड्स के केस में ग्राफ हमेशा वोल्टेज और करंट के दरमियान बन रहा होता है। स्टीरेडियन इज द एंगल व्हिच लाइज इन 3 डायमेंशंस में लाई करता है। 75.56760 इज राउंड ऑफ। अब इसे राउंड ऑफ करना है तो लास्ट डिजिट 0 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 75.56 ही बचा रहेगा यहाँ पे, और 6 की मदद से दोबारा राउंड करेंगे तो 75.6 बन सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन एक लिहाज से देखा जाए तो ठीक बन सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो है ए वाला मैंने की में दिया हुआ है। वैसे 76 भी बन सकता है, अगर इन दो जीरो को ना ही लिखें तो 76 भी बन सकता है, क्योंकि जो पॉइंट के बाद 6 है
डिजिट, तो उसे जब राउंड अप का केस होगा तो 76 बन सकते हैं। तो ए और सी में से दोनों में से जिन्होंने जो भी लगाया हुआ है दोनों ही ठीक है, कोई मसला नहीं इसमें। ऑप्शन वैसे मुझे चेंज करना चाहिए था इसमें थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 24 है एन एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इफ 6 न्यूटन फोर्स एक्ट्स एट अ राइट एंगल टू अ 8 न्यूटन फोर्स, यानी कि 6 न्यूटन फोर्स जो है राइट एंगल पे एक्ट कर रही है 8 न्यूटन फोर्स के, तो कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, तो मैग्नीट्यूड उसका रिजल्टेंट का ये होगा। तो सिंपल ये हाइपोटेन्यूज बन रही है और आपने फाइंड करेंगे तो ये आपके पास 10 न्यूटन आ जाएगा। 8 स्केयर यानी 64 प्लस 36 100 होगा, तो जब उसका स्केयर रूट लेंगे तो 10 आ जाएगा। The torque has zero values if the angle between R and F is, अब torque का फार्मूला होता है R क्रॉस F, ठीक है। अब R क्रॉस F के केस में साइन आ रहा होता है, और साइन जीरो कब होता है, 0 डिग्री पे, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो इससे टॉर्क जीरो कब होगा, जब साइन 0 डिग्री हो इस केस में। A football player will throw a football at maximum distance if angle of projection is, maximum range होती है 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर रेंज के फार्मूले में जो साइन आ रहा होता है वो साइन 2 थीटा होता है हमारे पास, ठीक है। ऐसे काफी सारे, अब देखें शुरू वाले क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करने पड़े तो यहाँ पे ऐसे भी आ गए हैं जो सॉल्व किए बगैर ही हमारे हो रहे हैं। बस इतना ही काफी, फार्मूला पता ही होगा रेंज का। Question number 28 है a 3.6 volts battery is used to operate a cell phone for 5 minutes if the cell phone dissipates 0.064 joule of energy during its operation, the current that passes through this cell phone is, अगर माइंड में हो तो इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन एक पीछे किया जो मैंने आपको बताया था कि मैंने फार्मूला ड्राइव किया हुआ है, सेम फार्मूला में ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हो जाएगा। तो अभी करते हैं, उससे पहले ये नेक्स्ट वाले देख लो, फिर से सोल्व करके वाइंड अप करेंगे इस वीडियो को। Question 29 है if the pressure of the gas is doubled then speed of sound remains same, प्रेशर का गैस, जो गैस के केस में है प्रेशर का ताल्लुक स्पीड ऑफ साउंड के साथ नहीं होता, तो रिमेन सेम रहेगी। फार्मूला बुक में है, बुक चैप्टर नंबर 8 में जाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है रेंज ऑफ a projectile on horizontal plane is same for the following pair of angles। अब ये भी मेरे वो नोट्स में था, एंड पे शायद ये पॉइंट था कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, यानी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री बन रहा हो, 20 70 हो, 45 45 हो, 30 60 हो, 10 80 हो, 20 70, 30 60, 40 50, बस काफ़ी है। तो ये जो है सारे पेयर ऑफ एंगल्स ऐसे हैं जहाँ पे रेंज सेम रहती है। तो यहाँ पे 30 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री ऐसे एंगल्स हैं जिनके केस में रेंज सेम रहेगी। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 28 पे, जो कि हमने फाइनल फिजिक्स पोर्शन में अब सॉल्व करना है। वीडियो फिर जितनी भी कोशिश की है कि शॉर्ट रहे लेकिन लेंथी हो ही गई है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अगर आप लोगों को चीज़ें क्लियर करनी है तो फिर ऐसे तो हो गई। तो वो ही मैं सिंपली एनर्जी का फार्मूला जो मैंने खुद ड्राइव करके रखा हुआ है VIT वाला ही, उसे मैं कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे I चाहिए तो मैं E और VT कर दूंगा। अब मेरे पास यहाँ पे E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू इस केस में मुझे दी हुई है, एनर्जी डिसिपेट जो हो रही है 0.064। इसे E भी लिख सकते हैं, H भी लिख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। और जो हमारे पास V की वैल्यू है वो है 36.6। अब टाइम 5 मिनट्स है तो सेकंड्स में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई 60 से कर दिया। अब इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे इस सारी चीज़ को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलो कर ही देते हैं, जहाँ इतनी लेंथी हो ही गई है वीडियो तो थोड़ी सी से और क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर वाला जो है 64 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1000, मैंने पॉइंट्स ख़त्म किए हैं, और ये आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाई 36 और ये 10 ऊपर चला जाएगा। तो सिंपली इस 10 से ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब उस हिसाब से देखें तो ये हो रहा है, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। 50 16 मैं 2 के टेबल पे काट रहा हूँ ताकि सिंपल सिंपल चीज़ों में आप लोगों को क्लैरिटी रहे इसमें। अब ये फर्दर नहीं, ये वाला तो नहीं कटता, तो इस 16 को मैं काटता हूँ 8, यहाँ पे 18 आ जाएगा, और यहाँ पे
4 और यहाँ पे आ जाएगा 9। अब इसे काट देते हैं थोड़ा सा, सारे सब में थोड़ा थोड़ा डिवाइड हो ही रहा है, तो 75 आ जाएगा फर्दर और ये 1 आ जाएगा। तकरीबन ये 1/25 मल्टीप्लाई बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 9 है। तो इससे देख के अंदाज़ा जो होता है ना, अब देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि जो भी वैल्यू होगी उसमें नीचे डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 डिजिट तक का तो मल्टीपल आएगा ही आएगा। तो 10 की पावर जो है वो -4 -3 2 से ज़्यादा 3 4 5 तक तो होनी चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है 17.9, अगर इस हिसाब से करंट देखें तो ये बनता है 0.017 एम्पेयर, इतना करंट नहीं होगा। ये ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, वायबल लग रहा है, तो हमारा ए ही ऑप्शन क्लियर होगा। तो उसे आप फर्दर सोल्व करके भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। सी और डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, सिर्फ ए और बी में कंफ्यूजन होगी तो उसे थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। फिजिक्स पोर्शन हमारा डिस्कस हो चुका है। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो जो आएगी इसके साथ ही अपलोड मैं करूंगा, वो होगी हमारी मैथमेटिक्स पोर्शन की। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ई कैट का मॉक टेस्ट, सेकंड मॉक टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।